नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडिवर फॉर यू। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। इसके पहले जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और उसका वीडियो अपलोड हमारे यूट्यूब चैनल पर इंडिवर फॉर यू में अपलोड हो चुका है। जैसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में मन में ख्याल आता है, तैसे ही हमें लगता है कि क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ लीगली बाइंडिंग है। कोई एनीवन कैन अप्रोच द कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ द सेम। इज एनीवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग डिस्चार्जिंग दैट टाइप ऑफ ड्यूटी। तो इन सब बातों का जवाब हम ढूंढने के लिए आज हम फंडामेंटल ड्यूटी के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारा डिस्कशन यहीं से शुरू होता है कि हमारा पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हम लोग कंसेप्ट बिल्डिंग मेजर्स बनाएं। और इस कंसेप्ट बिल्डिंग मेजर्स करने के लिए हमें सबसे पहले एग्जॉस्टिव स्टडी करना होगा। उसके बाद हम लोग उसके लिए प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आजकल बहुत सारे एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम्स में। और जब हमारा छिछला तैयारी रहता है तो हमारा सारा प्रश्नों का उत्तर हम जानते हुए भी गलत कर देते हैं कुछ छोटी मोटी गलतियों की वजह से। तो सबसे पहले हम अपने इस वीडियो को 4-5 सेक्शन में बांटते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं, इसका बैकग्राउंड क्या है, और 3 फेसेस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ है मेरे हिसाब से। और एट लास्ट में हम लोग एक हॉट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में हम सुनते हैं तो मेरे दिमाग में ये आता है सवाल कि आप लोगों ने सुना होगा कि 1998 में बिश्नोई समाज का एक लोग ने सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे पे पोचिंग एंड हंटिंग ऑफ इंडेंजर्ड ब्लैक बग सर्चिंग कार ब्लैक बग और काला हिरन केस के ब्लैक बग का काला हिरन केस में ये हुआ था कि इन सारे हीरो ने हम साथ हैं फिल्म के कास्टिंग के दौरान इन लोगों ने उसका हत्या कर दिया था, और जिसका केस चला था और सलमान खान दोषी पाए गए थे। उन्हें न्यायालय द्वारा 5 साल का सज़ा दिया गया था लोअर कोर्ट के द्वारा। बाद में हाई कोर्ट से उसे एक्विट कर दिया गया। तो क्या हम कोई भी व्यक्ति इस फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर सकता है? फिर दूसरा सवाल आपके मन में ये आएगा कि कैन एनीवन डिसरिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग, मे यू डेयर टू डैमेज पब्लिक प्रॉपर्टी, विल यू एड एंड अवॉइड वायलेंस। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में जन्म ले लेगा। ये बोलेगा कि इसका अर्थ क्या है, अगर इन्फोर्सिबल नहीं है तो इसका जवाब क्या है। इस जवाब को ढूंढने के लिए हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज पढ़ना फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो इंट्रोडक्शन सेक्शन में सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि हमारे संविधान के आर्टिकल 51A में पार्ट 4A इंसर्ट किया गया। इसे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शुरुआत में 10 शामिल किए गए। वो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर शामिल किया गया था। सबसे पहले ये बोरो किया गया था ऑस्ट्रल यूएसएसआर, जिसको हम लोग पूर्व का यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रूस के संविधान से ये लिया गया था। और 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इसमें 11वां आर्टिकल जोड़ा गया। दूसरा चीज़ है, हम चलते हैं इसके बैकग्राउंड। क्या बैकग्राउंड रहा था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंसर्ट किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? तो ये बात है 1975-76 के आसपास का, जिस समय हमारे देश में तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के द्वारा इमरजेंसी क्लेम कर दिया गया पूरे देश में। सारे लोगों का फंडामेंटल राइट ख़त्म हो गया। इवन प्रेस की आज़ादी भी बंद कर दी गई थी। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण का चल रहा था। पूरे देश में स्ट्राइक, एकदम अशांति का माहौल बन गया था, युद्ध की स्थिति थी। इसलिए उस समय एक प्रेस को न्यूज़ भी छापने के लिए इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से परमिशन लेना पड़ता था। तो इन सारे परिस्थितियों में इंदिरा गांधी ने ये सोचा कि एवरी पर्सन्स आर सीकिंग डिमांडिंग व्हाट आर आवर राइट्स, मुझे ये राइट दो, मुझे ये राइट दो। दे आर टॉकिंग अबाउट ओनली फंडामेंटल राइट्स, बट हु विल टॉक अबाउट द ड्यूटीज़। हर पब्लिक को राइट्स के साथ साथ उन्हें इसका कुछ ड्यूटी भी इसके बदले करना पड़ता है। तो उस समय ये एक रिमाइंडर के रूप में लाया गया था कि हम पब्लिक को रिमाइंड करेंगे कि यू हैव टू डिस्चार्ज सम फंडामेंटल ड्यूटीज़ एज वेल। और दूसरा पर्पस ये था कि उन समय उनके जो कुछ राजनीतिक विरोधी थे
उन लोगों को इसका एक उद्देश्य ऐसा भी था, कुछ लोगों को भले इस पर एतबार ना हो, लेकिन उस समय ये लाने का एक उद्देश्य ये भी था कि इसके ज़रिए जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं उनको कुछ सबक भी सिखाना था। तो इन उद्देश्यों से इस बैकग्राउंड में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे संविधान में इंसर्ट किया गया था। अभी ये दूसरा सेक्शन हो गया। अब तीसरा हम चलते हैं कि हमारे हिसाब से फंडामेंटल ड्यूटीज़ के 3 फेसेस हैं। जैसे पहला हम ये मानते हैं ड्यूटीज़, फंडामेंटल ड्यूटीज हैविंग लीगल फोर्स। वैसे फंडामेंटल ड्यूटी जिसमें लीगल फोर्स है। जैसे सबसे पहले आते हैं 51 का ए में, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। हम बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं क्योंकि आप लोग तो बुक से पढ़ ही लेंगे, लेकिन तो सबसे पहला ये है कि हम लोग को संविधान, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम का सम्मान करना है, उसको मानना है। अगर हम नहीं माने तो, जैसे ही हम बोले कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज है जिसमें लीगल फोर्स है, अगर हम नहीं माने तो हमारे देश में ऑलरेडी एक कानून बना है जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, जिसमें अगर हम संविधान का या नेशनल फ्लैग का सम्मान नहीं करते हैं तो हमको 3 साल तक की सज़ा, फाइन या दोनों हो सकता है। तो आपने देखा कि इसमें लीगल फोर्स है। दूसरे पे आते हैं जो इसका सी है। सी में है कि टू प्रोटेक्ट सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इसका इन डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप सोचेंगे कि सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया का चर्चा है, तो अगर कोई आदमी इंटीग्रिटी का प्रोटेक्ट नहीं करता, उसका डिसरिस्पेक्ट करता है, तो हमारे देश में उसके लिए सेडिशन लॉ है, 124A ऑफ IPC है, जिसके तहत उसको सज़ा हो सकता है। एट दैट टाइम टाटा था, फिर UAPA था, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, उसके बाद फिर रासुका, जिसको पॉपुलरली हम लोग नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के नाम से जानते हैं, और फिर मीसा। ये सब एक्ट उस समय प्रिवेलेंट था जिसके माध्यम से सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी के नाम पर किसी को गिरफ्तार किया जा सकता था, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत रखा जा सकता था। तो इसमें भी आप देखते हैं कि इसका ए में भी लीगल फोर्स है, सी में भी लीगल फोर्स है। नाउ कमिंग टू द ई, टू प्रमोट हारमोनी, उसके बाद अमंग द पीपुल, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल डाइवर्सिटी, टू रिनाउंस डेरोगेटरी प्रैक्टिसेस टू वुमेन। इस तरह से तो ये आर्टिकल का ये जो आर्टिकल जोड़ा गया, इसका मतलब ये है कि आप किसी को धर्म, भाषा और क्षेत्रीयता के विविधता के आधार पर किसी को अंतर नहीं कर सकते हैं, किसी वुमेन के साथ असम्मानजनक शब्दों का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। इसके लिए जैसे ना, उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि जैसे हम लोग के यहाँ प्रिवेंशन ऑफ विचक्राफ्ट एक्ट है, जिसको डायन प्रतिषेध अधिनियम बोलते हैं। फिर प्रिवेंशन ऑफ सती एक्ट है, जिसको सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम। इन सब एक्टों में सज़ा और फाइन का प्रोविज़न किया गया है। इसके अलावा बहुत सारे आर्टिकल हैं, जिसमें से मोस्ट प्रोमिनेंट अमंग देम इज 354 ऑफ IPC, 376 ऑफ IPC, जिसको आप लोग आए दिन अखबारों में पढ़ते होंगे कि जो स्त्री के साथ उसके सम्मान भंग करते हैं उनके खिलाफ इन सब सेक्शनों में कार्रवाई किया जा सकता है। फिर अगला आर्टिकल लेते हैं जो जी है। इसमें है टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग लेक, फॉरेस्ट, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ। इस सेक्शन का इतना महत्व है कि इसमें सारा चीज़ इंक्लूड है, हमारा पर्यावरण, हमारा नदी, हमारा जंगल, हमारा वन्य जीव। और जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हम अपने स्टार्टिंग लाइन में कि सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे, ये लोग गई थी हम साथ हैं सिनेमा के कास्टिंग के लिए, और वहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का इन्होंने उल्लंघन कर दिया और काला हिरन चिक्कारा का शिकार इन्होंने कर दिया, जिसके वजह से उनको सज़ा भी हुई थी। बाद में अभी मैटर पेंडिंग है। तो इस तरह से इसके अलावा वो तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, उसके अलावा हमारे यहाँ प्रिवेंशन ऑफ एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन एंड कंट्रोल एक्ट। इस तरह से ना और कई सारे एक्ट है, केमिकल डिस्पोजल है, बायो डिस्पोजेबल एक्ट। तो इससे हमारा पर्यावरण, जंगल, जैसे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 का है। तो बहुत सारे एक्ट हैं हमारे देश में इनके रक्षा करने के लिए। तो आप ये समझ गए होंगे कि इसमें भी लीगल फोर्स है।
तीसरा सबसे लास्ट आते हैं इस में, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्ज्योर वायलेंस। इसका मतलब हुआ कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और वायलेंस से दूर रहने का शपथ लेना। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हर व्यक्ति अवेयर है कि कोई भी सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? उसके लिए इसमें भी लीगल फोर्स है। इसका लीगल फोर्स है कि हमारे यहाँ ऑलरेडी कानून बना हुआ है, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1987, जिसमें 5 साल तक का सज़ा, उसके साथ साथ फाइन या दोनों हो सकता है। जैसे अभी हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में कुछ दंगा फसाद हुआ था, उसमें वहाँ के मुख्यमंत्री द्वारा अलग अलग लोगों पे कार्रवाई किया गया था, कुछ फाइन वाइन का चक्कर लगा था। और साथ साथ इन एक्ट के अलावे हमारे यहाँ इंडियन पेनल कोड जो है उसमें 425 IPC है, उसमें भी सज़ा का प्रोविज़न है। इसलिए नो वन कैन वायलेट दीज ड्यूटीज़। जैसे हमारा ये 1 2 3 4 5, ये जो 5 हमने अभी डिस्कस किया, ये 5 आर्टिकल्स ड्यूटीज़ हैविंग लीगल फोर्स, इन सबों में आपने देखा कि इन सबों में लीगल फोर्स है। फिर नेक्स्ट में हम आते हैं, इसका दूसरा फेस है ड्यूटीज़ हैविंग पैट्रियोटिक अपील। वैसा ड्यूटी जिसका कि पैट्रियोटिक अपील हो कि अगर आप देशभक्त हैं तो यू शुड डू एटलीस्ट सो। तो आइए हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। टू चेरिश एंड फॉलो नोबल आइडियाज़ विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। जो हमारे देश के आज़ादी की लड़ाई के लिए जो किया है, उसके नोबल आइडियाज़ को हम लोग संजोए रखेंगे। फिर ये बी का है। फिर डी में लिखा है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। ठीक है, हमारे देश में जब बुलाया जाए आप सेवा के लिए हाजिर हो, अपने आप को उपस्थित करें। जैसे अभी देख सकते हैं बहुत सारे कोरोना वॉरियर्स हैं जो वॉलंटरीली तैयार हैं देश की सेवा के लिए, नेशनल सर्विस के लिए, है ना। इसमें बहुत सारे NCC का भी योगदान होता है, आप समझ सकते हैं। फिर तीसरा जो हम इसका तीसरा फेस रखे हैं, थर्ड फेस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़, उसका हेडिंग है सोशल एंड कल्चरल ड्यूटीज़। ये हमारा सोशल और कल्चरल ड्यूटीज़ क्या क्या है, आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। 51A का F है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। हमारा जो कंपोजिट कल्चर का रिच हेरिटेज है ना, उसको हमको प्रिजर्व करना है। फिर इसके H में है टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म मानवतावाद, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। ये हो गया। फिर J में है टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सेलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड collective activities so that the nation constantly rises to higher level of endeavor and achievements। ये सब हम लोग के सोशल स्टेटस कैसे बढ़ेगा, क्या क्या हम लोग को करना है, उससे संबंधित है। और लास्ट जो है 51A का K, जो 11वां 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 2002 में जोड़ा गया था, उसमें है हु इज़ अ पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड, और एज द केस में बी बार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। कोई भी वो गार्जियन हो या उसका पिता हो, 6 से 14 साल के बच्चे को एजुकेशन का अवसर उपलब्ध कराने में सहायता करेगा। ये हो गया हमारा तीनों 3 फेसेस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब लास्ट में हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि आज का हमारा हॉट क्वेश्चन क्या है। हम इसको हॉट इसलिए बोलते हैं कि हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन है। इसमें आपको ये देखना है ना कि क्या माइनर डिफरेंस है जो हम ये बताना चाहते हैं ये सवाल पे। तो जैसे ना फंडामेंटल, ये ऑप्शन वाला जो क्वेश्चन आएगा उसमें अलग अलग ऑप्शन रहता है, उस पर आप ध्यान देंगे तो समझ में आएगा कि फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट में हम लोग का राइट टू एजुकेशन में 21 ने जोड़ा गया। इसमें है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चे को उपलब्ध कराना, ये हमारा राइट टू एजुकेशन है। लेकिन आर्टिकल 45 में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आता है, उसमें है कि स्टेट शैल इंडिविजुअल टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड केयर चिल्ड्रेन अप टू 6 ईयर। 6 साल तक के बच्चे को अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन और केयर उपलब्ध कराना। और यहीं पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर है
कि जो भी कोई 6 से 14 साल के बच्चे का गार्जियन हो या उसका पेरेंट हो, वो शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। तो आपने देखा कि ये क्या माइन्यूट डिफरेंस है इन तीनों में, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रिलेटेड टू एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन। ये अक्सर ना जो कमीशंस के एग्ज़ाम होते हैं उसमें इसे छोटे छोटे डिफरेंस पे ये अंतर दे दिया जाएगा और आप इसमें उलझ के रह जाएंगे। तो जस्ट हैव ए लुक ऑन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस और डिफरेंसेस। अब पूरा आप ये आज के वीडियो में आप लोगों ने देखा इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड और 3 फेसेस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ और होट क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको सचमुच में ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विथ अस। धन्यवाद।